हेलो डियर। तो आप लोग कैसे हैं? मेरे उम्मीद से आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम फिर आज देखेंगे जो कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2022 में होने वाली है। उसमें कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, कैसा कैसा, चलिए तो उससे हम आप लोग को क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो आज हम आप लोग के बीच सॉल्व पेपर 2010 का लेके आए। ठीक है, सॉल्व पेपर 2010 का लेके आए। अगर आप लोग इससे पहले वाला पेपर को नहीं देखें तो आप लोग इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग वहां से देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग को 10 ईयर का, ठीक है, आप लोग को 10 ईयर का जो कि प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर क्वेश्चन होता है वो आप लोग को इस चैनल पे करा दिया गया है। ठीक है, करा दिया गया आप लोग का फिजिक्स केमिस्ट्री का। तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। आप लोग देख लीजिए उस वीडियो को। अगर नहीं देखें तो काफ़ी, अगर देख लेते हो तो आप लोग को काफ़ी उससे हेल्पफुल होगा। तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप लोग वीडियो को सारा देख लीजिएगा, तभी आप लोग को कुछ हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में हम देखिए, आज के वीडियो में आज मिक्सअप क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, मिक्सअप क्वेश्चन मतलब कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का रहेगा इसमें। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का मिक्सअप रहेगा। ठीक है, जो कि पहले ये 2010 से पहले होता था ये सब। ठीक है, तो चलिए आज के देखिए, आज के वीडियो में हम 30 क्वेश्चन ही करवाने वाले हैं, क्योंकि अगर हम 60 क्वेश्चन बताते तो आप लोग के लिए वीडियो काफ़ी ही लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा नहीं रहेगा, आप लोग उतना देख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम 30 क्वेश्चन ही इस वीडियो में कवर करेंगे, और जो इसका 30 क्वेश्चन होगा और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को हम करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले बता दें कि अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? दो वस्तु H1 व H2 ऊंचाई से एक साथ छोड़ी जाती है, तो उनके पृथ्वी पर पहुंचने में लिए गए समयों में अनुपात होगा। तो उनका पृथ्वी तक जो पहुंचेगा उसका समय में क्या अनुपात होगा? बताइए। आप लोग का सारा क्वेश्चन आप लोग जहाँ करवा रहे हैं ना, अगर आप लोग वहाँ से मेरा सारा वीडियो को 10 ईयर को जो करवाए क्वेश्चन अगर आप लोग वो देख लिए होंगे तो आप लोग का सारा क्वेश्चन याद हो गया होगा। आप लोग मुंह से बता सकते हैं बिना सॉल्व किए कि इसका ई आंसर हो जाए। आप लोग को रटवा दिया गया है। ठीक है, आप लोग एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग धुआं कर दीजिएगा। तो आप लोग बस जितना भी बता रहे हैं आप लोग क्वेश्चन को समझते रहिए। ठीक है, तो आप लोग को पहली बात, तो आप लोग जो भी करवा रहे हैं सारा ही रिपीटेड है। अगर आप लोग जरूर उस वीडियो को देखिएगा जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या? दो वस्तु H1 H2 के ऊंचाई से एक साथ छोड़ी जाती है, तो उनको पृथ्वी पर पहुंचने में लिए गए समयों में अनुपात क्या हो जाएगा? तो क्या अनुपात होता है? तो रूट H1/H2 होता है। ठीक है, रूट H1/H2 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उष्मीय मान के बढ़ते क्रम में कौन सी व्यवस्था ठीक है? बताइए किसका जो उष्मीय मान में बढ़ते क्रम में जो सबसे व्यवस्था है वो ठीक है? बताइए हाइड्रोजन, चारकोल, बायोगैस या लकड़ी? किसका? पहले ये बताइए उष्मीय मान सबसे ज्यादा किसका होता है? उष्मीय मान जो होता है वो किसका सबसे ज्यादा होता है? तो उष्मीय मान जो सबसे ज्यादा किसका होता है? ठोस का जो उष्मीय मान अपेक्षा अधिक उसका होता है। ठीक है, गैस के अपेक्षा जो होता है ठोस का अधिक होता है। लेकिन हाइड्रोजन का जो अधिक होता है उष्मीय मान, याद रखिएगा आप लोग अपवाद में। ठीक है, हाइड्रोजन का जो उष्मीय मान वो अधिक होता है। तो आप लोग को देखिए अधिक क्या है? 2 है हाइड्रोजन। तो ये दोनों में आप लोग को इसका अरेंजमेंट करना है बढ़ते क्रम में। तो देखिए लकड़ी का, ठीक है, लकड़ी का जो उष्मीय मान होता है कैलोरीफिक वैल्यू कम होता है चारकोल से। ठीक है, फिर बायोगैस से कम होता है चारकोल का, और हाइड्रोजन से कम होता है ये तीनों का। ठीक है, तो इसका जो बढ़ते क्रम में होगा वो लकड़ी, चारकोल, बायोगैस और हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भूरे कोयला क्या है? भूरा कोयला में कार्बन की मात्रा होती है। बताइए भूरा कोयला में कार्बन की मात्रा कितना होती है? 38% या 25% या 19% या 15%? कितना होता है भूरे कोयले में कार्बन की मात्रा कितना होता है? तो भूरा कोयला में जो कार्बन की मात्रा होता है वो 25% होता है। ठीक है, 25% होता है भूरा कोयला में कार्बन की मात्रा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 25%। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यांत्रिक लाभ 1 से कम होगा। आप लोग एक क्वेश्चन भी करवा चुके हैं। यांत्रिक लाभ अगर वो कम होगा तो कौन सा वर्ग के उत्तोलक में होगा? अगर यांत्रिक लाभ 1 से कम होता है तो अगर यांत्रिक लाभ 1 से कम होगा, आप लोग ये क्वेश्चन याद रखिएगा, अगर यांत्रिक लाभ आप लोग का 1 से कम होगा तो तृतीय वर्ग के उत्तोलक में होगा। ठीक है, तृतीय वर्ग के उत्तोलक में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फव्वारे के नोजल से पानी 180 सेंटीमीटर नीचे फर्श पर गिरता है। ठीक है, फव्वारा के नोजल से पानी 180 सेंटीमीटर नीचे फर्श पर गिरता है। बूंद के समय नियमित अंतराल पर गिरती है। तो प्रथम बूंद उस समय फर्श पर टकराती है जब चौथी बूंद फव्वारे से गिरने प्रारंभ होती है। जब पहली बूंद फर्श पर टकराती है तो फर्श से दूसरे बिंदु की दूरी क्या हो जाएगी? तो इसका दूरी क्या हो जाएगी? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा
वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या दूरी हो जाएगी, जब फर्श से दूसरी बूंद की दूरी 100 सेंटीमीटर हो गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक धातु कितना है 1.8 ग्राम से तनु H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल के अभिक्रिया द्वारा 27 डिग्री से 754 mm दाब पर 600 घन सेंटीमीटर हाइड्रोजन गैस एकत्रित हुई। यदि 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का वाष्प दाब 14 mm हो तो धातु का तुल्यांकीय भार क्या हो जाएगा। तो धातु का तुल्यांकीय भार यहाँ से पूछा है। देखिए काफी क्वेश्चन लॉन्ग है, तो आप लोग को हम ऐसे नहीं बता सकते, तो आप लोग को ये क्वेश्चन का सोल्यूशन अगर पाना चाहते हैं तो आप लोग मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, आप लोग को वहां से मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 37.9। ठीक है, इसका तुल्यांकीय भार कितना हो जाएगा 37.9, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत ही टाइम टेकन क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको बता दिया जाएगा आप लोग को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 ग्राम जल तथा 11 ग्राम CO2 में अणु की संख्या का अनुपात क्या होगा। 7 ग्राम जल है और 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में अणु की संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा। तो अणु का संख्या का अनुपात क्या होगा, तो अणु का संख्या इक्वल टू क्या होता है, ग्राम में भार बटा अनुभार इंटू Na। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं। आप लोग देखिए ये भी आप लोग निकालिएगा तो 2:1 आएगा। ठीक है, 2:1 जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल का H2O का जो अनुपात होता है अणु की, वो क्या होता है 2:1 होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 2:1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बल को 4 गुना तथा तल के क्षेत्रफल को आधा कर देंगे, एरिया को आधा कर देंगे और फोर्स को हम लोग 4 गुना कर देंगे, तो दाब प्रारंभिक दाब को कितने गुना हो जाएगा। तो कितना गुना बताइए, आप लोग फार्मूला जानते होंगे, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाई एरिया होता है, फोर्स बाई एरिया होता है। यहाँ से क्या बोला है, फोर्स को क्या करना है, फोर्स को 4 गुना कर देता है। ठीक है, फोर्स को 4 गुना करेगा और एरिया को हम लोग जब आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 8F/A। ठीक है, 8F/A, तो F/A क्या है, प्रेशर, तो कितना हो जाएगा, प्रेशर जो होगा वो 8P हो जाएगा, 8P हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितना होता है। कार्बनिक यौगिक में कार्बन का संयोजकता कितना होता है बताइए। तो हम लोग संयोजकता कैसे निकालते हैं, तो यहाँ देखिए आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो C6 का क्या होता है 1s2 2s2 2p6 होता है। ठीक है, 2p6 होता है। आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, तो यहाँ से कर सकते हैं 1s2 2s1, यहाँ से देखिए आप लोग कर लीजिएगा तो 2p1x और 2p1y इंटू 2pz1। यहाँ देखिए संयोजकता कितना निकल गया 4, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, संयोजकता 4 हो जाएगा। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितना होता है 4 होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4। ठीक है, आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, कार्बन का कितना 2 4 ऐसे करके निकालते हैं। तो देखिए फर्स्ट तो ये फुल है 2, सेकंड में कितना होता है 8 का जरूरत होता है, एल में कितना 8 का जरूरत है, यहाँ पे देखिए 4 है, तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा 4 ही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक यथार्थ सेंटीग्रेड थर्मामीटर तथा एक दोषयुक्त फ़ारेनहाइट थर्मामीटर किसी वस्तु का ताप क्रमशः 60 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 141 फ़ारेनहाइट मापते हैं, तो फ़ारेनहाइट थर्मामीटर के पाठ में गलती है, तो कितना गलती होगा बताइए। इसका कैसे बनेगा, तो देखिए आप लोग कितना दिया गया इसका सेंटीग्रेड में 60 डिग्री सेंटीग्रेड, आप लोग को 60 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया, फ़ारेनहाइट में 141 दिया गया। तो यहाँ से हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, C/5 इक्वल टू F-32/9। ठीक है, F/32 - 9, यहाँ से हम लोग फ़ारेनहाइट में इसको चेंज करते हैं डिग्री को। तो देखिए कि यहाँ डिग्री कितना है 60 डिग्री, तो 60/5 इक्वल टू F-32/9। यहाँ से आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा तो 12। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग जैसे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आप लोग का जो आंसर आ जाएगा वो F इक्वल टू आ जाएगा 140 फ़ारेनहाइट। ठीक है, 140 फ़ारेनहाइट। यहाँ से क्या पूछा, फ़ारेनहाइट थर्मामीटर पाठ में गलती। ठीक है, डिफरेंस निकालना है, तो थर्मामीटर के फ़ारेनहाइट में जो क्या त्रुटि हो जाएगा, तो 141 दिया गया था, 141 वो मापा। ठीक है, 141 फ़ारेनहाइट, तो हम लोग कितना निकाले यहाँ से फ़ारेनहाइट थर्मामीटर वस्तु का ताप का, तो 140 फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो यहाँ से देखिए माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 फ़ारेनहाइट, 1 फ़ारेनहाइट जो इसका त्रुटि हो जाएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 फ़ारेनहाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोनेट आयन का तुल्यांकीय भार है। कार्बोनेट आयन का तुल्यांकीय भार कितना होता है, तो 30 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कार्बोनेट आयन का तुल्यांकीय भार 30 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
चुंबकीय द्विध्रुव जिसका आघूर्ण m है एक समान चुंबकीय क्षेत्र B से थीटा कोण बनाते हुए रखा तो द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण होगा। तो द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण कितना हो जाएगा, तो कितना होता है, तो mb sin थीटा होता है। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल का आघूर्ण कितना होता है, तो mb sin थीटा होता है। ठीक है, mb sin थीटा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूमेरिकल दिया गया 4 × 10⁻³ किलोग्राम मीटर के 20 सेंटीमीटर तार में 10 एम्पीयर की धारा बह रही है। तो ऊपर की ओर तार को रोके रखने के लिए आवश्यक चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, तो आवश्यक चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा बताइए। तो एक फार्मूला जानते हैं, F इक्वल टू क्या होता है, mg। ठीक है, और F इक्वल टू कितना हम लोग क्या होता है, BIL। ठीक है, यहाँ से mg। आप लोग देखिए मास दिया हुआ है, g का वैल्यू भी दिया हुआ है, और I और L का वैल्यू भी दिया हुआ है। I धारा दिया गया, लेंथ भी आप लोग का दिया गया तार का। तो आप लोग यहाँ से कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो B इक्वल टू आप लोग फार्मूला पे पुट कीजिएगा mg/IL। mg कितना है देखिए, आप लोग को मास दिया गया 4 × 10⁻³ और ग्रेविटी आप लोग का इंटू 10 कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप लोग ऐसे कीजिएगा, मास कितना है, तो 4 × 10⁻³ ठीक है, और ग्रेविटी कितना है 10। आप लोग फिर यहाँ देखिए आप लोग को कितना है 10 एम्पियर I, कितना I 10 एम्पियर। यहाँ पे देखिए आप लोग को तार का कितना लंबाई है 20 सेंटीमीटर में, तो मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो ऐसे कर देते हैं 10⁻²। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इस टर्म में। तो आप लोग इसको कैलकुलेट कीजिएगा, तो आप लोग का जो आंसर आएगा आप लोग इसको जरूर सॉल्व कीजिएगा। तो इसको जो आप लोग को कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आएगा वो 4 × 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 4 × 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए, आप लोग कैलकुलेशन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन गैस के विसरण दर एक अन्य गैस X के विसरण दर की 4 गुनी है, तो X का अनुभार क्या हो जाएगा। तो जो दिया गया विसरण दर उसमें X का अनुभार क्या हो जाएगा, तो 32 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 32। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 200 ग्राम CaCO3 को तेज गर्म करने पर जो CO की मात्रा प्राप्त होती है उसकी अभिक्रिया हेतु जल के द्रव्यमान का आवश्यकता होगा। उसमें जो अभिक्रिया है तो जल के कितना द्रव्यमान की आवश्यकता होगा बताइए। तो कितना द्रव्यमान की आवश्यकता होगा, जो कि काफ़ी ये न्यूमेरिकल है, काफ़ी लॉन्ग है, क्योंकि इसमें हम लोग कैसे पहले रिएक्शन करवाएंगे, उसके बाद इसमें हम लोग इसका द्रव्यमान कितना आवश्यकता है वो निकालेंगे। ठीक है, तो इसका जो आप लोग जरूर सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करके आप लोग इसका कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा। ठीक है, इसका आप लोग के लिए HW के लिए रहने देता, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आप लोग को कितना आंसर है सॉल्व करने के बाद। ठीक है, अगर नहीं बनता तो वो भी कमेंट कीजिएगा, हाँ नहीं बना सर, हम आप लोग को आंसर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 किलोग्राम पत्थर एक पहाड़ी की चोटी के ऊपर से गिराते हैं, जो 100 मीटर ऊंची पत्थर गिराने पर रेत में 2 मीटर घास धंस जाता है, तो धंसने में लगा समय। ठीक है, जब 5 किलो के पत्थर हम लोग कोई भी पहाड़ के चोटी से गिराते हैं, 100 मीटर की ऊंचाई हो पहाड़ की चोटी का। ठीक है, जब हम लोग पत्थर के ऊपर से गिराते हैं तो रेत में 2 मीटर धंस जाता है। ठीक है, जो जमीन पे हम लोग गिरेगा तो 2 मीटर धंस जाता है, तो धंसने में लगा समय कितना हो जाएगा। ठीक है, तो धंसने में लगा समय कितना, तो आप लोग निकाल सकते हैं ये इक्वेशन से। आप लोग मोशन का इक्वेशन जानते हैं, क्या होता है, V² = U² + 2gh। ठीक है, V² = क्या होता है, U² + 2gh होता है। यहाँ से आप लोग U 0 हो जाएगा, आप लोग को 2 × ग्रेविटी दिया हुआ है 10 और हाइट भी आप लोग को दिया गया। यहाँ से आप लोग V² का वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद आप लोग को फिर एक और इक्वेशन होता है, V² = U² + 2a। आप लोग ये फार्मूला पे V का वैल्यू आप लोग जो निकलेगा वो रखिएगा, एक्सेलरेशन आप लोग का जो है वो रखिएगा। ठीक है, और आप लोग को U का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से निकालिएगा, तो आप लोग का जो आंसर आ जाएगा वो आंसर कितना आएगा, 0.04 × √5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राउनी गति का क्या कारण है। ब्राउनी गति का क्या कारण होता है बताइए, ब्राउनी गति का क्या कारण है। तो क्या कारण होता है ब्राउनी गति का, तो परिक्षेपण माध्यम में कणों का टकराना। ठीक है, ब्राउनी गति का क्या कारण होता है, तो परिक्षेपण माध्यम में कणों का टकराना ब्राउनी गति का ये कारण होता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो तार A तथा B समान लंबाई के हैं तथा एक ही पदार्थ के बने हैं, लेकिन तार A का व्यास तार B के व्यास का दोगुना है। ठीक है, दोनों जो है AB एक समान लंबाई है कोई तार का। ठीक है, और कोई एक ही पदार्थ है। ठीक है, दोनों एक ही पदार्थ है, लेकिन A का जो व्यास है वो B के व्यास का दुगना है। तो इन तारों का समांतर क्रम में जोड़ा गया तथा विद्युत धारा गुजारी गई, तो A और B में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या हुआ। तो अगर उत्पन्न ऊष्मा का कितना हुआ रेशियो, तो 4:1 हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक लंबाई, ठीक है, एक लंबाई की प्रणालिका में फेरों की संख्या n है, एक अन्य प्रणालिका लंबाई में l/2 है, में फेरों की संख्या n, परंतु यह फेरे दो परतों में लपेटे गए। तो जब दोनों प्रणालिकों में समान धारा बह रही है तो द्वितीय एवं प्रथम प्रणालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात क्या होगा? तो तीव्रता का अनुपात क्या होगा बताइए? वहां पे जब क्या हो जाएगा रेशियो, तो T/1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन है। ओजोन क्या है? ओजोन क्या है? ऑक्सीजन का क्या है? ओजोन क्या होता है? ऑक्सीजन का एक अपरूप होता है। ठीक है, ओजोन क्या है? ऑक्सीजन का एक अपरूप है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 अर्ध जीवन काल के पश्चात किसी रेडियो एक्टिव तत्व की प्रारंभिक मात्रा का कितने प्रतिशत अंश शेष रहता है? बताइए, 3 अर्ध जीवन जो, ठीक है, 3 अर्ध जीवन काल के पश्चात किसी रेडियो एक्टिव तत्व की प्रारंभिक मात्रा का कितने प्रतिशत अंश जो शेष रह जाता है? तो कितना प्रतिशत अंश शेष रह जाता है? तो 12.5%। ठीक है, 12.5% जो है वो शेष रह जाता है और 3 अर्ध जीवन काल के पश्चात। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शीशे की गोली निशाने पर टकराती है तब इसका ताप 100 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। यदि शीशे के विशिष्ट ऊष्मा 0.033 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड हो तो गोली को 84% गतिज ऊर्जा ऊष्मा के रूप में रहती है। तो टकराव के समय गोली का गति कितना होगा? तो टकराव के समय गोली का गति कितना हो जाएगा बताइए? तो कितना हो जाएगा? तो 1.732 × 10⁴ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, देखिए, एक इलेक्ट्रॉन किसी बल क्षेत्र से गुजर रहा है परंतु उस पर कोई बल नहीं लग रहा है। तो ऐसा संभव है यदि इलेक्ट्रॉन गुजर रहा है, ऐसा संभव कब है? जब इलेक्ट्रॉन कब गुजरेगा? तो जो है इलेक्ट्रॉन किसी बल क्षेत्र, तो परंतु उस पर कोई बल नहीं लगेगा। बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो कब गुजरेगा? तो चुंबकीय क्षेत्र में। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में जब इलेक्ट्रॉन गुजरेगा तो ऐसा संभव है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, MgO में, ठीक है, MgO में मैग्नीशियम ऑक्साइड में धातु की प्रतिशतता है। बताइए, मैग्नीशियम ऑक्साइड में धातु के प्रतिशतता कितना है? कितना प्रतिशत रहता है मैग्नीशियम ऑक्साइड में धातु की प्रतिशत? तो 60% रहता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक उत्तल लेंस से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ओर उसके दुगना बड़ा बनता है। यदि वस्तु को उसी लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो प्रतिबिंब का लेंस दूरी से कितना होगा? तो बताइए, वस्तु को जब उसी दूरी पर रखा जाएगा 15 सेंटीमीटर पे, तो उसमें प्रतिबिंब लेंस से कितना दूरी पे होगा? ठीक है, तो आवर्धन कैसे निकालते हैं लोग? तो M = L / ऑब्जेक्ट का लेंथ। ठीक है, तो यहाँ से कैसे लिखेंगे? तो 1/V/U होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप लोग कितना दिया गया है, तो जो लेंथ है यदि वस्तु का प्रतिबिंब दुगना बड़ा है, ठीक है, तो 2 ऑब्जेक्ट का दुगना है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर? V/U हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा। ठीक है, ओ सो देखिए खत्म, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 2U इक्वल टू V हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देखिए, आप लोग का वस्तु का लेंथ, ठीक है, आप लोग यहाँ पे दिया गया वस्तु के लेंस कितना है? और 15 सेंटीमीटर यू का वैल्यू दिया हुआ है। तो आप लोग यू का वैल्यू आप लोग जैसे ही आप लोग पुट करिएगा, जैसे ही पुट कीजिएगा तो देखिए 2 × 15 तो कितना आएगा V का वैल्यू? बताए, तो प्रतिबिंब का लेंस की दूरी कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर आप लोग का आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का घनत्व अधिक होगा यदि उसका ताप कितना होगा? यदि कितना ताप होगा तो पानी का घनत्व जो अधिक होगा, तो पानी का जो घनत्व अधिक होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है? वो पानी का जो घनत्व सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि पानी का, अगर हम लोग पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब करेंगे तो उसका घनत्व क्या होगा? तो पहले क्या होता है? बढ़ेगा फिर घटेगा, क्योंकि 4 डिग्री तक आएगा उसके बाद 0 डिग्री जाएगा। ठीक है, तो 4 डिग्री पे क्या होगा? पहले वो बढ़ेगा उसके बाद घटेगा। तो यहाँ पे क्या पूछा? तो पानी का घनत्व अधिक होगा कब? तो 4 डिग्री पे पानी का घनत्व अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल की पटरियों को उपरोत्तर खंडों के बीच जगह छोड़ दी जाती है। क्यों? देखिए, आप लोग देखे होंगे, अगर आप लोग रेलवे में ट्रेवल किए होंगे तो आप लोग देखे होंगे कि रेलवे ट्रैक जो बना रहता है उसमें आप लोग 2 पटरियों के बीच में कुछ गैप रहता है। ठीक है,
जो पटरी जहाँ से ज्वाइंटिंग किया जाता है वहाँ पे थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है। क्यों छोड़ा जाता है बताइए? लोहे के छोटे खंड बनना सरल है इसलिए, या छोटे खंड मजबूत होते हैं इसलिए, या इसके पटरियों को उसमें प्रसारण के लिए स्थान रिक्त मिलता है, या इससे लोहे की बचत होती है। तो किस लिए हम लोग रेल के पटरियों में गैप छोड़ते हैं? तो आप लोग को पता होना चाहिए क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि इससे पटरियों को उसमें प्रसार के लिए स्थान मिल जाता है। ठीक है, जब हम लोग गर्मी के दिन में देख लें आप लोग हीट उसको मिलता है तो थोड़ा सा क्या होता है, इलोंगेट होता है, जिसके कारण क्या होता है, इसलिए उसको गैप छोड़ा जाता है। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड को 50 ग्राम बर्फ 20 डिग्री सेंटीग्रेड के 50 ग्राम जल में मिला दी जाए तथा मिश्रण को थोड़ा सा हिला देते हैं तो मिश्रण का ताप क्या हो जाएगा? तो मिश्रण का ताप वहां पे क्या हो जाएगा तो बताइए। आप लोग का काफी 2010 में आप लोग को काफी न्यूमेरिकल बताया गया था, न्यूमेरिकल पूछा गया था। आप लोग तो न्यूमेरिकल पे ही ज्यादा फोकस कीजिएगा क्योंकि आप लोग का एग्जाम में न्यूमेरिकल भी आता है। 2020 में आप लोग का न्यूमेरिकल बहुत ही कम पूछा गया था, लेकिन इस बार आप लोग का चांसेस है कि न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग न्यूमेरिकल भी फोकस कीजिएगा। तो बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आप लोग का ऑप्शन नंबर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वाली 50 ग्राम भाप जमकर 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल बनाती है तो इसे दी गई उष्मा 5 डिग्री सेंटीग्रेड वाले 1 किलोग्राम जल पर ताप बढ़ जाएगा। कितना ताप बढ़ जाएगा बताइए? तो कितना ताप बढ़ जाएगा? तो 32.8 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए डियर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का मिक्सअप क्वेश्चन में। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा का प्रवाह निर्भर करता है। दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा का प्रवाह किन पे निर्भर करता है? उनका मात्रा पे, या उनके आयतन पे, या उनके तापांतर पे, या उनके विशिष्ट ऊष्मा पे? बताइए किस पे निर्भर करता है? दो वस्तु के बीच ऊष्मा का प्रवाह किन पे निर्भर करता है? तो करता है किस पे? उसके तापांतर पे। ठीक है, उनके तापांतर पे जो निर्भर करता है दो वस्तु के बीच ऊष्मा का प्रवाह। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा डियर? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को देखिए, आप लोग को इस वीडियो में जो कि काफी महत्वपूर्ण था, आप लोग का फिजिक्स और केमिस्ट्री का 30 क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और आप लोग के लिए डियर एक महा मैराथन सीरीज आप लोग के लिए लाया जा रहा है। ठीक है, आप लोग का महा मैराथन सीरीज आप लोग को 20 जुलाई से, ठीक है 20 जुलाई से आप लोग को करवाया जाएगा। तो आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही आप लोग को क्लास स्टार्ट हो तो आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, तो 20 जुलाई से आप लोग के लिए बहुत ही खास आप लोग के लिए मैराथन क्लास लेकर आएंगे। तो आप लोग को उस क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। आप लोग को उसमें पूरा मिक्सअप क्वेश्चन आप लोग का फिजिक्स केमिस्ट्री सारा करवाया जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।